यहाँ से 2 मील के फासले पर बैतुल-लहम शहर आ रहा है। बेहतर है हम उधर रात गुजारें और फजर के वक़्त रवाना हो जाएं, तैमूर ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है सकीना, अहमद ने पूछा। अहमद, मेरे ख्याल से ईगल सर जो कहेंगे वो ठीक होगा, एमल ने जवाब दिया। चलिए ईगल सर, बैतुल-लहम चलते हैं, मेजर अहमद ने कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ गया। सकीना, बात सुनो, तैमूर ने इसे रोका। किस कदर बुरी बात है, तुम एक सीनियर मेजर को नाम लेकर पुकार रही हो, तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए, तैमूर खुश्क लहजे में बोला। पर ईगल सर, उन्होंने खुद सर कहने से मना किया है, एमल ने तब कर जवाब दिया। ठीक है तो सर मत कहो, कहना ही है तो अहमद भाई कहो। अब मैं तुम्हारे मुंह से अहमद अहमद न सुनूं वरना यही छोड़ जाऊंगा, तैमूर उखड़ लहजे में बोला। तैमूर तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, एमल भी इसके पीछे पीछे आ रही थी। दरख्तों के बीच से ढहलान में एक पगडंडी थी जो बहुत चिकनी थी, पैर रखते ही फिसल रहा था, वो संभल कर उतर रहा था। एमल जो पीछे आ रही थी वो खुद पर बैलेंस नहीं रख पाई और इसका पैर फिसल गया। तेज़ी से लुढ़कती हुई तैमूर से आगे टकरा गई। या वहशत, फौज में जाने का शौक है और एक रास्ता अबूर नहीं कर पाती मोहतरमा। तैमूर ने इसे दोनों बाजू से थाम कर सीधा खड़ा किया। आप स्कर्ट में इतनी वॉक करके दिखाएं तो मैं आपको मान जाऊं, खामखा मेरी बेइज्जती किए जा रहे हैं। एमल ने अपने बाजू छुड़वाए और आगे बढ़ने लगी। तैमूर ने खुशमगी निगाहों से सकीना को घूरा और हाथ बढ़ाकर इसके दाएं बाजू को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। क्या है, छोड़े मुझे, मैं खुद उतर सकती हूँ, इतना दम है मुझ में। एमल ने बाजू छुड़ाने की कोशिश की। चुपचाप खामोशी से चलो, गिर गिरा कर हाथ पैर तोड़वा लेंगी और फिर मुझे उठाकर चलना पड़ेगा, वो दो टोक लहजे में बोला और इसका बाजू थामे आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते वो इस पगडंडी से नीचे आ गए थे। थोड़े ही फासले पे चमचमाती सी रोशनियाँ नजर आ रही थी। ये एक सफ़ेद ईंटों से बना शहर था, बैतुल-लहम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश। अहमद और तैमूर ने कैप से अपने सर ढक लिए थे। वो शहर के अंदर दाखिल हो चुके थे। आगे ही एक बहुत बड़ा सलीब का निशान बना हुआ था। किसी ज़माने में ये बस्ती उर्दन की मुमलिकत में आती थी। कहते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की रिहाइश भी इसी बस्ती में थी, लेकिन आज इस पर यहूदियों का कब्जा था। वो तीनों चलते हुए गिरजे से थोड़ी दूर बने एक महराब नुमा इमारत में दाखिल हो गए, जिस पर मोटल का बोर्ड लगा हुआ था। हम मुसाफिर हैं, हमें रात गुजारने के लिए कमरे चाहिए। तैमूर जो यहूदी हुलिये में था, इसने रिसेप्शन पर बैठे टोपी पहने ईसाई आदमी से कहा। इस आदमी ने गौर से इन तीनों को देखा, मगर तैमूर को देखकर मुतमईन हो गया कि ये अपनी यहूदी कौम है। सर, अभी तो सिर्फ 2 कमरे खाली हैं, आप बताएं क्या मैडम के लिए भी कुछ अरेंज करना है, वो लालची नज़रों से अमल को घूरते हुए बोला। तैमूर ने रिसेप्शन से दोनों कमरों की चाबी ले ली थी और अब वो तीनों दूसरी मंजिल पर वाक़ई कमरों की जानिब बढ़ रहे थे। राहदरी में एक मुलगजे से पीले बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। एक दरमियाने दर्जे का होटल था। दूसरी मंजिल पर वाक़ई दोनों कमरे आमने सामने थे। अहमद, आप इस कमरे में चलिए, मैं सकीना को इसका कमरा दिखा कर आता हूँ, तैमूर ने कहा। अहमद सर हिलाता हुआ कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। चलिए सकीना बीबी, आपको आपका कमरा दिखा दूँ। तैमूर ने आगे बढ़कर दूसरे कमरे को चाबी लगाकर खोला और अंदर दाखिल होकर लाइट जलाकर पूरे कमरे को अच्छी तरह से चेक किया। कमरा महफूज है, खिड़की को बंद रखना और दरवाज़ा ऑटोमेटिक लॉक तो है, मगर तुम चटखनी भी चढ़ा लेना, आराम से सो जाओ और किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलना। तैमूर ने इसे हिदायत दी और पलटकर बाहर जाने के लिए मुड़ा। ईगल सर, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना, एमल ने इसे आवाज़ देकर पूछा। तैमूर जाते जाते रुक कर पलटा। गड़बड़ से तुम्हारी क्या मुराद है, बस रात ही तो काटनी है, सुबह मुँह अंधेरे ही हम रोशनी फैलने से पहले यहाँ से निकल जाएंगे, तैमूर ने जवाब दिया। ईगल सर, वो रिसेप्शन पर बैठा आदमी बहुत अजीब था, मुझे इसकी नज़रें ठीक नहीं लगी, एमल ने हिचकिचाते हुए कहा। मोहतरमा, जब लड़की खुद सरापाए दावत बनी हो तो लोग तो घूरेंगे, इसलिए तो पर्दे का हुक्म है। बहरहाल तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं सामने वाले कमरे में मेजर अहमद के साथ हूँ, तुम आराम से सो जाओ, तैमूर संजीदगी से बोला। ईगल सर, आप क्या शुरू ही से ऐसे हैं, मेरा मतलब है चादर पर्दे की बात करते हैं, आपको क्या पता मैं घर में कैसी रहती थी, आप मेरी मजबूरी को इस तरह जज क्यों कर रहे हैं। वैसे भी मैंने तो ये सुना है कि फ़ौजी बहुत अपडेट और मॉडर्न होते हैं, एमल शिकवा करते हुए बोली। सकीना, मैं भी अच्छा खासा मॉडर्न हूँ, लेकिन जब से इस मिशन पर आया हूँ और यहाँ आकर अपनी मुस्लिम बहनों की तकलीफ़ को देखा और इनकी दीन से मोहब्बत और पर्देदारी को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई औरत को अपना आप महफूज रखना चाहिए और हिजाब से बेहतर औरत की हिफाजत कोई चीज़ नहीं कर सकती। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो माजरत, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपने से जुड़ी किसी भी औरत को अब बेपर्दा नहीं दिखना चाहता, अंडरस्टैंड। ईगल संजीदगी से बोला और साकित खड़ी एमल को देखता हुआ बाहर निकल गया।
उफ ये ईगल सर, इनकी बीवी तो इन जैसे पत्थर से सर पटक पटक कर मर जाएगी, किसी की बात तो सुनते ही नहीं, बस अपनी कहकर चल देते हैं। एमल मिनमिनाते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ी। एमल ने तैमूर के जाने के बाद दरवाजे का लॉक लगाया, चटखनी चढ़ाई, खिड़की दरवाजे चेक करके बाथरूम में शावर लेने चली गई। शावर लेकर एमल अपने आप को फ्रेश महसूस कर रही थी। इसने बाहर निकलकर बिस्तर से चादर फर्श पर बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू की। जब से वो इन यहूदियों के हाथ लगी थी, इसकी काफ़ी नमाजें कज़ा हो चुकी थी। एमल ने नमाज पढ़ने के बाद चादर दोबारा बिस्तर पर बिछाई और सामने सिंगार में इस पर मौजूद कंघा उठाकर अपने बाल सुलझाने लगी। बाल सुलझाते सुलझाते इसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई इसे देख रहा हो। इसने चौकन्ना होकर चारों तरफ देखा, मगर कोई नहीं था, पर इसकी छठी हिस्स खतरे का एहसास दिला रही थी। वो तेज़ी से मुड़ी, इसका रुख दरवाजे की जानिब था। वो जल्द अज जल्द इस कमरे से निकल जाना चाहती थी। इसने दरवाजे के करीब पहुंचकर लॉक खोला और इसके बाद चटखनी गिराकर तेज़ी से बाहर निकली और सामने वाले कमरे जिसमें ईगल और अहमद ठहरे हुए थे, इसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देनी चाहिए थी कि इसे अपने कांधों पर दबाव महसूस हुआ। होटल के रिसेप्शन पर बैठे ईसाई की नीयत एमल पर ख़राब हो चुकी थी। वो लड़की 100% पाकिस्तानी लग रही थी। इन लोगों को कमरे की चाबी देने के बाद इसने सिक्योरिटी कैमरे पर नज़रें जमा ली थीं। थोड़ी देर बाद इसे पता चल चुका था कि वो लड़की अकेली कमरे में ठहरी हुई है। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। इसने कमरे में सिंगार में इस पर मौजूद आईने में नस्ब सिक्योरिटी कैमरा ऑन कर दिया था। थोड़ी देर बाद वो लड़की शावर लेकर निकलती नजर आई। फिर वो नमाज पढ़ने लगी, जिससे ये साबित हो गया कि ये मुसलमान लड़की है। देखते ही देखते वो लड़की उठकर सिंगार में इस पर आ गई। इसका खूबसूरत भीगा भीगा वजूद और इस पर बिखरे लंबे स्याह बाल बहुत पुरकशिश लग रहे थे। इस ईसाई ने जल्दी जल्दी सारे कैमरे बंद किए और इसका रुख चोर दरवाजे के जरिए इस लड़की के कमरे की तरफ था। इस इलाके के हालात के बाइस तमाम बड़े होटल्स और मोटल्स में चोर रास्ते बने हुए थे जो कमरों में खुलते थे, लेकिन ठहरने वालों को इनका अंदाज़ा नहीं था। वो भी खुफिया रास्ते के जरिए इस लड़की के कमरे की जानिब जा रहा था। इस लड़की के कमरे में दीवार में छुपे खुफिया दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुआ तो वो लड़की कमरे से बाहर निकल रही थी। तेज़ी से इसके पीछे गया। वो सामने वाले कमरे का दरवाज़ा बजाने वाली थी। इसने तेज़ी से इसे पकड़ा और घसीटता हुआ वापस कमरे में ले आया, मगर वो लड़की बहुत ही तेज़ थी। इसने एक झटके से अपनी कलाई छुड़ाई और इसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो किसी भी तरह काबू नहीं आ रही थी। इसे काबू में लाने के लिए इस ईसाई ने इसके लंबे भीगे बालों को बड़ी बेदर्दी से अपनी मुट्ठी में जकड़ा। तकलीफ की शिद्दत से इस लड़की के मुंह से आह निकल गई। फिर इसने अपनी जेब में से कड़कड़ाता चाकू निकाला। चुपचाप मेरे साथ ताउन करो, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा। वो तेज़ लहजे में इसे धमका रहा था। तैमूर सकीना को कमरे में छोड़कर आ चुका था। अब इसका इरादा भी थोड़ी देर आराम करने का था। मेजर अहमद भी आराम की नीयत से लेट चुका था। ईगल, मुझे ये इलाका महफूज नहीं लग रहा। मेरे ख्याल से हमें सुबह का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि चंद घंटों आराम करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। अहमद ने संजीदगी से कहा, मेजर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम बारी बारी 3-3 घंटे की नींद ले लेते हैं। अभी रात के 9 बजे हैं। रात 3 बजे तक बाहर सन्नाटा छा जाएगा, जिसका फ़ायदा उठाकर हम निकल जाएंगे। तैमूर गोया हुआ, आप आराम कीजिए, मैं ठीक 2 घंटे बाद आपको उठा दूंगा। तैमूर ने कहा और वाशरूम की जानिब बढ़ गया। तैमूर फ्रेश होकर वापस कमरे में आया, लाइट बंद की और अब आरामदेह बिस्तर पर बैठा हुआ था। इस वक्त इसके जहन में सिर्फ और सिर्फ वार्निंग स्टार्स था। वो जल्द अज जल्द अपने जहाज़ तक पहुंचना चाहता था। अभी वो अपनी सोचों में गुम था कि इसे अजीब सा एहसास हुआ। वो तेज़ी से उठा। इसकी छठी हिस्स खतरे का एहसास चला रही थी। चारों तरफ देखकर इसने दरवाज़ा खोला, मगर पूरी राहदरी वीरान पड़ी थी। पलटकर कमरे में जाने लगा था कि न जाने क्या सोचकर सकीना के दरवाजे को चेक करने आगे बढ़ा। दरवाजे को हाथ लगाया ही था कि दरवाज़ा खुलता चला गया। सामने का मंजर इसका खून खोला गया था। वो मुठियाँ भेजता बरक रफ्तारी से आगे बढ़ा। एमल किसी भी तरह इस ईसाई मर्द के काबू में नहीं आ रही थी। इसने इसके चेहरे पर थप्पड़ और लाते मार मार कर इस आदमी का बुरा हशर कर दिया था, मगर थी तो एक लड़की ही, कब तक मुकाबला करती। अब इस आदमी ने चाकू निकाल लिया था और एमल को सर के बालों से जकड़ लिया था, जिसकी वजह से इसे बहुत तकलीफ हो रही थी। इससे पहले वो आदमी कुछ बदतमीजी करता, किसी ने पीछे से एक झटके से इस खबीस को एमल से दूर किया। तैमूर का गुस्से से बुरा हाल था। इसने एक झटके से इस रिसेप्शन वाले आदमी को सकीना से दूर हटाया और संभलने का मौका दिए बगैर बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। वो आदमी अपना बचाव तक नहीं कर पाया था। तैमूर किसी जुनूनी की तरह इसे पीट रहा था। वो आदमी पूरा लहूलुहान हो चुका था। एमल मुंह पर हाथ रखे खामोशी से ईगल का जुनून देख रही थी। देखते ही देखते वो आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तैमूर ने इसके बेहोश वजूद पर एक जोरदार ठोकर मारी और साकित खड़ी सकीना की जानिब बढ़ा। तुम ठीक तो हो ना? कोई चोट तो नहीं आई?
آئی وہ نرمی سے سکینہ کی گردن پر انگلیوں کے نشان کو بغور دیکھتا ہوا بولا، ایگل سر، ایمل بکھر گئی۔ اتنے دنوں سے گھر سے دور ان حالات کا سامنا کرتے کرتے اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ وہ تیمور کا ہاتھ تھام کر روئے چلے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے، گلابی لب کپ کپا رہے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی روئے چلے جا رہی تھی۔ تیمور نے بڑی مشکل سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر خود پر قابو پایا اور سکینہ کو دونوں شانوں سے پکڑ کر بڑی نرمی سے بیڈ پر بٹھایا۔ لسن سکینہ، پلیز رو مت، تم بالکل ٹھیک ہو، کچھ نہیں ہوا تمہارے ساتھ، اپنے آپ پر قابو پاؤ، تم ایک مضبوط لڑکی ہو، تیمور نے اسے دلاسا دیا۔ ایمل کی حالت بہت بری تھی، اس آدمی نے اسے کافی مارا بھی تھا، وہ روتے روتے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ تیمور نے تیزی سے بے ہوش ہو کر گرتی سکینہ کو سنبھالا اور اسے آرام سے بستر پر لٹایا۔ سکینہ کے چہرے پر تکلیف رقم تھی، آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، اسے اس مضبوط لڑکی کو اس حال میں دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ سکینہ کو بستر پر لٹا کر اس کے ہوش ربا سراپے سے نظریں چراتے ہوئے تیمور نے اسے چادر اڑائی اور پھر فرش پر پڑے بے ہوش آدمی کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ آدمی ان تینوں کو اچھی طرح دیکھ چکا تھا اور ان کے لیے اس کا ہوش میں آنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ تیمور نے اس کے سر پر زور سے ضرب لگائی کہ گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز تک سنائی دی، پھر اس کو کھڑکی کے راستے باہر نکل کر کوڑے کے ڈرم میں پھینک کر واپس آیا۔ اب اس کا رخ بے ہوش سکینہ کی جانب تھا۔ سکینہ، اے سکینہ مائی، ہوش کرو، میڈم یہ بے ہوش ہونے کا وقت نہیں ہے، ہمیں جلد یہاں سے نکلنا ہے، کم آن گرل، ویک اپ۔ تیمور نے اس کے گال تھپ تھپائے پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ تھک ہار کر تیمور نے اس کی ناک اور ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا سانس روکا۔ وقفہ سے ایسے کرنے سے وہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آ گئی۔ سکینہ بی بی، تیمور نے اسے پکارا جو ویران آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایگل کی آواز سنتے ہی ایمل تیزی سے اپنے حواسوں میں لوٹی اور ایک دم بستر سے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ آرام سے سکینہ، آرام سے، تیمور نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ایگل سر، وہ آدمی؟ ایمل حیرانگی سے خالی کمرے کو دیکھتے ہوئے بولی، تم اس ذلیل آدمی کی فکر مت کرو، میں نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہے، اب ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا، اس سے پہلے اس کی گمشدگی کا لوگ نوٹس لیں۔ تیمور نے کرسی پر پڑی اپنی جیکٹ اٹھا کر سکینہ کی طرف بڑھائی۔ یہ جیکٹ پہنو اور اپنے بالوں کو اچھی طرح سے سمیٹ لو، میں میجر احمد کو اٹھاتا ہوں، اب ہمیں کھڑکی کے راستے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ موٹل سٹاف کی نظروں میں آئے بغیر تیمور اسے ہدایت دیتا ہوا دروازہ بند کرتا تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اور لائٹ جلائی تو میجر احمد اٹھ بیٹھا۔ ایگل سب ٹھیک تو ہے؟ احمد نے پوچھا۔ تیمور نے ساری تفصیل بتائی۔ میجر احمد ساری بات سن کر چھلانگ لگا کر بستر سے کھڑا ہو گیا۔ ایگل، سکینہ تو ٹھیک ہے، کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوا خدا نخواستہ؟ احمد نے تشویش سے پوچھا۔ مس سکینہ ٹھیک ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے فوراً، ایگل جلدی سے بولا۔ ٹھیک ہے، لیٹس گو، میجر احمد نے کہا اور جلدی اپنا سارا سامان سمیٹنے لگا۔ دونوں نے مل کر اپنا سامان سمیٹا، کمرے کو اچھی طرح سے لاک کر کے وہ دونوں سکینہ کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ سکینہ ان دونوں کو دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ تیمور نے اندر داخل ہو کر کمرے کا دروازہ لاک کیا اور چٹخنی بھی چڑھا دی۔ اتنے میں احمد حواس باختہ کھڑی سکینہ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ سکینہ، تم ٹھیک تو ہو؟ کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ بڑی فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ تیمور کو اس کی فکر ایک آنکھ نہیں بھائی، میں ٹھیک ہوں، ایمل تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ اسے ایگل کی نظریں اپنے اوپر گڑی محسوس ہو رہی تھیں۔ میجر احمد نے غور سے سکینہ کے ہچکچاتے ہوئے انداز کو دیکھا۔ اتنے میں تیمور بھی ان کے قریب آ چکا تھا۔ گائے سب باتیں بعد میں، ابھی نکلنے کا کرو۔ تیمور پاس آ کر سنجیدگی سے بولا۔ ایمل کے کمرے کی کھڑکی پچھلی گلی میں کھل رہی تھی۔ تیمور نے اس کی کھڑکی کو کھولا۔ میجر احمد، ہمیں اس کھڑکی کے راستے پائپ سے اتر کر یہاں سے نکلنا ہوگا، تیمور نے اپنا پلان بتایا۔ میجر احمد کھڑکی کے پاس پہنچا، دونوں پٹ کھول کر باہر جھانکا۔ رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، دور تک کوئی زیرو نہیں تھا۔ وہ اترنے کے لیے تیار تھا مگر ایک دم پلٹا اور سکینہ کو دیکھ کر مخاطب ہوا۔ سکینہ، کیا تم ادھر سے اتر جاؤ گی؟ ڈر تو نہیں لگے گا؟ ایسا کرو تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں نیچے اتار دیتا ہوں، احمد نے ساکت کھڑی سکینہ کو آفر دی۔ اس سے پہلے ایمل میجر احمد کی بات پر غور کرتی یا ان کی آفر ایکسیپٹ کرتی، تیمور تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میجر آپ چلیے، سکینہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ آ جائے گی، تیمور نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ احمد کی کھڑکی سے نکلتے ہی تیمور کھڑکی کی جانب بڑھا اور سکینہ کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ سکینہ، تم میری کمر پر آ جاؤ اور دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال کر مجھے کس کر پکڑ لو، ہمیں نیچے اترنا ہے، ایگل نے اسے ہدایت دی۔ ایمل آہستگی سے چلتی ہوئی ایگل کے پاس آئی اور ہچکچاتے ہوئے اس نے اپنے نازک ہاتھ ایگل کی گردن میں ڈالے۔ اسے یہ سب بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ خود بھی پائپ سے اتر سکتی تھی لیکن اس کے اعصاب اس وقت بہت کمزور تھے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایگل کی مدد لینے پر مجبور تھی۔ تیمور نے بڑے آرام سے ہلکی پھلکی سی سکینہ کو اپنی پیٹھ پر لاد کر اور
اور पाइप लाइन के जरिए तेजी से नीचे उतरने की कोशिश की। मेजर अहमद नीचे उतर चुका था। चारों तरफ का जायजा लेकर इसने ऊपर खड़े ईगल को सब क्लियर है का इशारा किया। मेजर अहमद की क्लियरेंस पाते ही तैमूर तेजी से सकीना को अपनी पीठ पर लादे नीचे उतरा। नीचे उतरते ही इसने सकीना को फर्श पर खड़ा होने में मदद दी। ईगल, हमें फौरी तौर पर निकलना चाहिए, तुम सकीना को लेकर मेन रोड तक पहुंचो, मैं कोई गाड़ी चुराने की कोशिश करता हूं, मेजर अहमद ने कहा। ठीक है मेजर, हम नाकाबंदी से पहले गाड़ी छोड़ देंगे, मैं मेन रोड के पास आपका इंतज़ार करता हूं, तैमूर ने संजीदगी से कहा। मेजर अहमद जेब में रखी गन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता बड़ी एहतियात से चारों जानिब देखता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ गया। वो सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को चेक कर रहा था। इसे पुरानी मॉडल की गाड़ी की तलाश थी, क्योंकि पुरानी गाड़ियों में कैमरे और रिमोट स्टार्ट का चक्कर नहीं होता। काफ़ी दूर जाकर इसे एक पुरानी मॉडल की गाड़ी खड़ी नजर आ गई। इस मॉडल की अच्छी बात यह थी कि इसमें सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होते। इसने बड़े आराम से गाड़ी से टेक लगाते हुए दायां हाथ शीशे पर जोर से मारकर शीशा तोड़ा और अंदर हाथ डालकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से अंदर बैठ गया। गाड़ी में बैठकर इसने इग्निशन के नीचे वाली तारों को खींचकर आपस में जोड़ा और घड़ घड़ करके गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो बड़े आराम से गाड़ी को मतलूबा नुक्कड़ तक ले आया, जहां तैमूर और सकीना इसका इंतज़ार कर रहे थे। कम ऑन, गाड़ी का इंतज़ाम हो गया फ्रेंड्स। मेजर ने इनके करीब रोक कर दरवाज़ा खोलकर इन्हें बुलाया। ईगल ने पिछला दरवाज़ा खोलकर सकीना को बिठाया और ख़ुद अहमद के साथ आगे बैठ गया। सकीना, तुम सीट के दरमियान लेट जाओ, ताकि बाहर से देखने वालों को इस गाड़ी में कोई औरत नजर न आए, क्योंकि ये यहूदी तुम्हें तलाश कर रहे हैं। किसी भी औरत को देखकर ये गाड़ी की तलाशी ज़रूर लेंगे, ईगल ने सकीना को हिदायत दी। अमल सर हिलाते सीट के दरमियान दब गई। अब गाड़ी में सन्नाटा छाया हुआ था और गाड़ी पूरी रफ्तार से शहर से बाहर नवाही इलाके की तरफ चली जा रही थी। शकीला बेगम का दिल आज सुबह से ही बहुत घबरा रहा था। इन्हें अमल की बहुत याद आ रही थी। वो इसकी आवाज़ सुनना चाह रही थी। कई दफ़ा इसको फ़ोन मिलाया, मगर इस लड़की ने पहली बेल पर ही इनका फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद इनको मैसेज आया, मम्मी क्यों बार बार फ़ोन कर रही हैं? आपको अच्छी तरह पता है यहाँ पर फ़ोन कॉल अलाउ नहीं है। मैं क्लास से फारिग होकर आपको टेक्स्ट करती हूँ। शकीला बार बार इस मैसेज को पढ़ रही थी। इनको कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। थका हार कर उन्होंने घड़ी देखी। शाम के 4 बज रहे थे। कुछ सोच कर वो उठ गई थी और उन्होंने सऊदीया में तैनात अपने शोहर कर्नल शाहिद को फ़ोन मिलाया। अस्सलाम वालेकुम बेगम, आज आपने हमें बड़ी जल्दी याद कर लिया। अमूमन तो आप इशा से पहले कॉल करती ही नहीं, कर्नल शाहिद शगुफ्तगी से बोले। कर्नल साहब, आपने कहा था कि अमल 2 हफ्ते की ट्रेनिंग पर जा रही है और इधर बहुत सख्त माहौल है, लेकिन ऐसी भी क्या सख्ती है कि 1 हफ्ता हो गया मैंने अपनी बच्ची की आवाज़ तक नहीं सुनी, सिर्फ मैसेज पर बात होती है। क्या आपने कभी इसे फ़ोन किया या आपसे भी टेक्स्ट पर ही बात हो रही है? वो उलझे उलझे लहजे में बोली। क्या बात है शकीला, इतनी परेशान क्यों हो? कर्नल शाहिद अपनी शरीके हयात के लहजे की परेशानी भांप गए थे। कर्नल साहब, माना फ़ोन पर बात करने पर पाबंदी है, टेक्स्ट कर सकती है, लेकिन क्या सेल्फ़ी लेके भी नहीं भेज सकती? और क्लास कभी तो ख़त्म होती ही नहीं। इसे तो सेल्फ़ी का क्रेज़ था, याद है कमरा इम्तिहान तक में इसने सेल्फ़ी लेकर भेजी है, तो अब क्या हो गया? शकीला तशवीश से बोली। शकीला, खुलकर बात करें, आप इस तरह तो कभी परेशान नहीं होती। कर्नल की बीवी हैं, बेटी भी बहुत जल्द एयरफोर्स में जाने वाली है। क्या कोई बात हुई है आज जिस बात ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है? आप मुझे बताइए, कर्नल शाहिद 2 टोक लहजे में बोला। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।